नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जो इतिहास सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आदिवासी, दीकू और एक नए स्वर्ण युग की कल्पना के रूप में हम लोग देखेंगे। तो इसके पिछले चैप्टर हम लोगों ने देख चुके हैं कैसे ब्रिटिश शासन यहाँ पे अपना शासन चलाती है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखे हैं कि ये लोग आते हैं व्यापार के माध्यम से और व्यापारिक गतिविधि को ये लोग अपनाते हैं और धीरे धीरे ये लोग अपना साम्राज्य भी चलाते हैं यहाँ पे। और साम्राज्य चलाने के उपरांत यहाँ पे कंपनी की स्थापना भी करते हैं और कंपनी की स्थापना हो जाने के बाद से ये लोग शासन व्यवस्था को भी चलाने लगते हैं। और यही शासन व्यवस्था इस कदर आगे बढ़ जाती है कि इन लोगों को भी ध्यान में नहीं रहता है कि हम लोग किस तरह से यहाँ के भूमि सुधार को लेकर के काम करें और किस तरह से यहाँ के लोगों को रेगुलेट करें। और अंततः देखा जाता है कि यहाँ के लोगों को अपने स्वार्थ में, अपने हित में वो लोग शोषण करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किसानों के प्रति ये लोग बहुत ही अपना जो नीति है वो गलत तरीके से अपनाते हैं, जो शोषण करके अपने हित को साधते हैं। उसके बाद से हम लोग इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 4th चैप्टर में कि आदिवासी, दीकू और एक नए स्वर्ण युग की कल्पना के रूप में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण के साथ, यानी ग्रामीण पे तो ये लोग शासन चलाए भी, उसके बाद से ये लोग आदिवासी को भी नहीं छोड़े। आदिवासी जो जनजातियाँ भी होती थी वहाँ पे भी इन लोगों का शोषण करने का काम चला। तो आदिवासी का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि ये पर्यावरण के सबसे अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि असल में इन्हीं को जंगलों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। जंगलों में कितने तरह के पौधे होते हैं, उनसे क्या क्या प्राप्त होते हैं, इनको ही जानकारी प्राप्त होता है, न कि शहर में रहने वाले लोगों को और गांव में रहने वाले लोगों को। तो आदिवासी जो निवास करते हैं, अधिकतर इनका निवास स्थल जंगल के आसपास वाले इलाके ही होते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से ये लोग परिचित होते हैं। तो इसलिए पर्यावरण को बचाने में आदिवासियों का सबसे अहम भूमिका होता है, ऐसा जाना जाता है। और यहाँ के लोगों को, आदिवासियों को भली भांति बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन से पौधे से कौन सी जड़ी बूटी हमें मिलती है, या उनसे जो भी उत्पाद मिलते हैं वो हमारे शारीरिक विकास के लिए या हमें जीवन यापन के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। तो आइए इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से यहाँ पे अंग्रेज यहाँ पे अपना शोषण करते हैं आदिवासियों के प्रति। हम लोग देखते हैं कि 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गाँव में घूमते देखा गया। यानी 1895 में बिरसा नाम के एक व्यक्ति को झारखंड के छोटा नागपुर यानी झारखंड के, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखा जाए तो ये इंडिया का यदि मैप देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो झारखंड का क्षेत्र है, ये झारखंड का क्षेत्र है जो बिहार से अलग हुआ था। तो ये वाला क्षेत्र हम लोग देख सकते हैं पूरी तरह से इसका पश्चिमी और दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर वाला में आता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि छोटा नागपुर के जंगलों और गाँव में घूमते देखा गया कि इनको, बिरसा मुंडा को। कब? 1895 ईस्वी में। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वह सारी बीमारियाँ दूर कर सकता था। यानी उनके पास ऐसा एक शक्ति है जिसके वजह से वो रोग को ठीक कर दे रहे हैं। तो इस तरह से लोग कहा करते थे। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरों को कई गुना बढ़ा देता था। यानी उनके पास ऐसा शक्ति था कि वो अनाज थोड़ा ही होता था और वो अपने चमत्कार से उसको बहुत ज़्यादा कर देते थे, ऐसा लोग कहा करते थे। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं, यानी दीकू यानी बाहरी लोग जो होते, यानी बाहरी लोग यानी जो अपने देश के नहीं थे, तो दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। यानी ऐसा यहाँ पे देखा जा रहा है कि बिरसा ने खुद को ये ऐलान किया था कि हमको इसलिए भेजा गया है ताकि दीकुओं से गांव की रक्षा किया जा सके और रक्षा हम कर सकें, उनको एक सुरक्षित वातावरण दे सके, इसलिए हमको यहाँ पे भेजा गया है। वे उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिरसा का जन्म जो हुआ था वो एक मुंडा जनजाति है, उसमें उस परिवार में हुआ था, मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव, यहीं पे याद रखिएगा, यहीं पे छोटा नागपुर झारखंड वाला क्षेत्र में यहाँ पे संथाल भी है और उरांव भी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? क्वेश्चन नंबर 1। जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने इलाके के लोगों को
गुलाम कैसे बना लिया था? क्वेश्चन नंबर 3। अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? क्वेश्चन नंबर 4। आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? क्वेश्चन नंबर 5। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले वे सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। मतलब देखा जाए तो आदिवासी शुरू से ही ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज जो थे, रस्में थे, उनसे ये काफ़ी अलग रहते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये लोग एक समाज, इनका एक समाज नहीं था, ऐसा नहीं है। इन लोगों का भी उस परिवेश में एक समाज होता था जो उस पर आधारित नहीं था, उस वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं था जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे यही हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों से सक्रिय थे। देखते हैं, कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती का मतलब क्या होता था, आगे देखते हैं। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है, ठीक है। कुछ दिन यहाँ पे किए तो यहाँ से जब फसल को काट लिए उसके बाद से दूसरी जगह खेती करने चले गए, तो इस तरह से घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। यानी जब ये जंगलों में जाते थे तो वहाँ के छोटे छोटे जो भूखंड होता था, ज़मीन होता था, वहाँ पे खेती करते थे। तो ऊपर से सूर्य का रोशनी आए उसके लिए वृक्षों को ऊपर से काट देते थे ताकि सूर्य का रोशनी खेतों में पड़े, और नीचे का जो घास फूस होता था उसको जला करके बहुत अच्छे से एक खेती के लिए खेती योग्य भूमि बना लेते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे, और वहीं जो जलाते थे उससे जो खाद वगैरह जो बन जाता था, राख वगैरह बन जाता था, उसको खेतों में छिड़क देते थे, ठीक है। उसको इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ होती थी। इसमें उस राख में पोटास की मात्रा होती थी, और पोटास आप सभी को पता होगा कि खेतों में उर्वरता शक्ति को बढ़ाती है। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। अब एक जगह खेती करते थे तो वहाँ से उसको काट करके और फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे, और ये खेत जो पहले यहाँ पे करते थे ये इसको छोड़ देते थे, तो ये क्या हो जाता था, पड़ती हो जाता था। फिर यहाँ पे जंगल घास वगैरह उगते थे। फिर उसके बाद से जब आते थे पुनः उसी जगह पे, तो फिर उसको काटते थे, जलाते थे, फिर उसका राख होता था, फिर उसको छिड़ते थे, फिर वो खेती के योग्य भूमि फिर से बनाते थे। तो इन लोग का क्रम यही चलता रहता था। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। मध्य भारत और पूर्वोत्तर, यानी मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत और ये पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। यानी ये ऐसे समुदाय थे जो कहीं पे भी चले जाते थे जंगल वाले क्षेत्र में, तो इनको कोई रोकने टोकने वाला कोई बात नहीं होती थी। ये खूब आराम से स्वतंत्र थे, अपने जीवन खूब आराम से जी रहे थे, और जहाँ मन करता था वहाँ पे अपना खेती करने योग्य भूमि बना लेते थे और वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे, यानी कुछ आदिवासी क्या थे, शिकारी थे, ठीक है, और संग्राहक। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोड़ समुदाय इसी तरह का समुदाय था। यहाँ पे याद रखिएगा, ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे खोड़ जनजाति पाई जाती है, ठीक है। ये खोड़ जनजाति पाई जाती है जो इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड के समुदाय के लोग से ही कहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से पता होता था कि कौन से पौधे से कौन सी चीज़ हमें मिलने वाली है,
तो इसलिए जब भी जरूरत पड़ता था तो इन लोगों से बोला जाता था तो ये लोग मुहैया करा देते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों को अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गाँवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बातें थीं। यानी बैगा लोग समझते थे कि हम लोग यहाँ के पर्यावरण की संतान है, यहाँ से हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। जो जंगल से हम लोग को प्रोवाइड होगा, जो मिलेगा उससे हम लोग अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो इसलिए ये लोग अपना मजदूरी, दूसरों के यहाँ मजदूरी करना, ये लोग अपने को एक अपमानजनक स्थिति समझते थे। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। याद रखिएगा, जो चीज़ इनको उपलब्ध नहीं होती थी तो इनकी आवश्यकताएं बढ़ी, और ये आवश्यकताएं क्या हुई कि अब व्यापारियों से ये लोग पैसा लेकर के, महाजनों से कर्ज लेकर के, और ये लोग अपना काम चलाते थे। और याद रखिएगा कि ये जमींदार, ये महाजन, ये व्यापारी कौन लोग होते थे? तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के ही ये आदमी होते थे। तो धीरे थोड़ा थोड़ा इसमें आप रिलेट करते चलिएगा कि कैसे ये लोग अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसेंगे। महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी संतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। कुछ जानवर पालते थे। तो इसमें हम लोग देखे हैं कि कुछ घुमंतू खेती कर रहे हैं, यानी झूम की खेती करते हैं। तो कुछ लोग शिकारी थे, कुछ लोग संग्राहक थे, ठीक है। कुछ लोग दूर अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो लोग कहीं दूर जा कर के वो लोग काम करना चाहते थे। उन्हीं में से कोई था बैगा जो अपमान मानते थे। उसके बाद से और भी जो आदिवासी थे जिनको कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो उपलब्ध नहीं होते थे, तो वो उनको ज़्यादा पैसा की ज़रूरत होती थी तो वो व्यापारी की ओर जाते थे, महाजन की ओर जाते थे, पैसा लेते थे। और वो पैसा ये लोग महाजन जो होते थे उच्च ऋण पे देते थे। तो इन लोगों को धीरे धीरे कर्ज में ये लोग दबते चले जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ जानवर भी पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पाल कर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाके में चल जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुर्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिया और कश्मीर के बकरवाल बकरियाँ पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और ये क्लास 9 में भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा इनके बारे में। यहाँ पे मैप दिया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं अलग अलग स्टेट को लेकर के यहाँ पे बताया गया है, और उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम है और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 से लेकर के 1940 यानी 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़ करके इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं कि चैत में औरतें इकट्ठा करने और बच्चे खुशे ठूठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागों, इमली और मशरूम आदि फल बीनकर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली
लकड़ियों को ईंधन के रूप में बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और मिट गया, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, और डैश चलता रहता था, ऐसे आप लोग मान सकते हैं। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे और क्वार में फलियाँ आने लगती थी। कार्तिक कुटकी में पक जाती थी, जो मतलब उस तरह की फसलें जो होती थी, यहाँ पे थोड़ा मिट गया है इसलिए थोड़ा आप लोग देखिएगा। कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसलें तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियाँ भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों को भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र नंबर 4 में कि ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। कुछ लोग इनमें से क्या थे कि कुछ लोग एक ही जगह रह करके खेती करते थे। देखते हैं 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहा था। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। जब कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। यानी इनमें से आदिवासियों को देखा जा रहा है कि कुछ यहाँ पे अस्थाई खेती कर रहे हैं। तो अस्थाई खेती का मतलब ये होता था कि कुछ ग्रुप आया और एक खाली जगह को, जंगल को साफ किया और वहाँ अपने लायक वो ज़मीन खेती योग्य बना ली, तो उसका वो ज़मीन हो जाता था। तो इस तरह से ये लोग बहुत बड़े भूखंडों का मालिक हो जाते थे, ठीक है। और इनका एक ग्रुप होता था जिसको कबीला कहा जाता था। तो इस तरह से ये मूल निवासियों का इसको वंशज कहा जाता था। और उसके बाद से जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था, लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। यानी उन्हीं में से जो ताकतवर लोग थे वो क्या करते थे कि अपने ज़मीन को दूसरे के यहाँ दे देते थे और वो बटाई पर वो अपना खेती करने लगता था। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वाले को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि इन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। जब यहाँ पे अंग्रेजी अफसर आए तो यहाँ पे देखे कि ये लोग तो पूरी तरह से उतना सभ्य है नहीं, उतनी तरह से बातों को अच्छी तरह से ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग अपने तरह से ही ये लोग जी रहे हैं, तो इनको सभ्य बनाने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ से आप लोग को इंडिकेट पता चल गया होगा, थोड़ा थोड़ा क्लू मिल गया होगा कि अब इन लोगों पे भी अपनी नीति अपनाएंगे और यहाँ पे भी औपनिवेशिक क्षेत्रों का विकास करेंगे और यहाँ पे भी अपनी संस्कृति, सामाजिक चेतना को क्या करेंगे, उजागर करेंगे और इनको भी शोषण करना शुरू कर देंगे और एक तरह से ये शोषक वर्ग बन जाएंगे। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं और उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके बाद की क्या बात होती है कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा है। यानी अंततः ये लोग औपनिवेशिक क्षेत्र बना ही लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।